अमीश देवगन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम संवाद करेंगे प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी की सेकेंड वेव में हालात कैसे हैं, तीसरी वेव की तैयारी कैसी है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच यह सीधा और सरल संवाद होगा तमाम मंत्रियों के बीच। मेरे साथ कांग्रेस शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे, मेरे साथ बीजेपी शासित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी जुड़ेंगे। तो आज की यह चर्चा वाकई बड़ी महत्वपूर्ण है। यह देश है हमारा में आज देश के गांव की बात होगी, आज देश के बच्चों की बात होगी। स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका इस हफ्ते के ये देश है हमारा में। एक तरफ सियासत है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना के संपूर्ण संहार की तैयारी है। देश में कोरोना के केस घट रहे हैं, लेकिन मौत के आंकड़े अभी भी डरा रहे हैं। साथ ही बच्चों पर कोरोना का बढ़ता खतरा भी चिंता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के डॉक्टरों से सीधा संवाद करते हुए बच्चों का मुद्दा उठाया। इस लड़ाई में हमें कोरोना से अपने बच्चों को भी बचाकर रखना है, उनके लिए भी विशेष तैयारी करनी है। डॉक्टरों से संवाद के दौरान कोरोना से जान गंवाने वालों की बात करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। लेकिन इस वक्त देश के सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, उन पर चर्चा सबसे जरूरी है। दूसरी लहर को पूरी तरह ध्वस्त करना है, बच्चों पर बढ़ते खतरे से निपटना है, तीसरी लहर की तैयारी अभी ही करनी है, ब्लैक फंगस और सफेद फंगस से निपटना है। साथ ही अब किसान आंदोलन में शामिल प्रदर्शनकारियों में कोरोना फैलने की खबर भी आ रही है। आंदोलन में शामिल 2 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, जिसमें एक कोरोना पॉजिटिव था। अब यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश हित में यह आंदोलन खत्म होना चाहिए। इस बीच मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें कथित तौर पर कमलनाथ किसानों के बीच आग लगाने की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ किसानों के बीच में आ रही है सर, प्रॉब्लम को आग लगानी है जी। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है और ये व्यक्ति किसानों के साथ न्याय होगा, ये तो पहली लड़ाई। जी सर। दूसरा काम है आग लगाओ, ये सरकार ऐसा कर रही है, प्लान कर रही है। लेकिन आज कोरोना की तमाम चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे बड़ा संवाद होगा। हमारे साथ कई राज्यों के मंत्री जुड़ेंगे, जिनसे होगा सीधा संवाद और पूछा जाएगा कि महामारी के खिलाफ किस राज्य की कितनी तैयारी है। तो आज यही है देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का, कोरोना काल की चुनौतियों का विश्लेषण। और आज मैं आपको सिरे से बताऊंगा कि हम कहां खड़े हैं, लेकिन हमें डर किस बात का है। कोरोना के घटते आंकड़े राहत वाली खबर है, लेकिन रोजाना मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, गांव पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जरूरत है, क्योंकि गांव में बुनियादी सुविधाएं बेहद कम है। अस्पताल नहीं है, लैब्स नहीं है, टेस्ट नहीं हो सकते। बढ़ता हूं आगे। फिलहाल वैक्सीनेशन सबसे बड़ा समाधान है, लेकिन बीते कुछ दिनों में वैक्सीनेशन घटा है। हर सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, खासतौर पर केंद्र सरकार को फोकस करना होगा। अब कोरोना नेगेटिव होना काफी नहीं है, क्योंकि ब्लैक फंगस एक बड़ा खतरा बन गया है। यह महत्वपूर्ण है। मैं बढ़ता हूं आगे। तीसरी लहर से पहले ही बच्चों पर कहर है, लेकिन बच्चों के लिए अभी
प्लान ही नहीं बन रहा है, यह सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बढ़ता हूं आगे। लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं क्योंकि सिर्फ 14% लोग ही सही तरह से मास्क लगाते हैं। यह आंकड़ा बड़ा डराने वाला है। अगर आप मास्क सही से नहीं लगाएंगे, मास्क को नाक और मुंह को कवर नहीं करेंगे तो कोरोना से नहीं बच पाएंगे। यमराज के दर्शन हो सकते हैं। फिर मत कहिएगा कि बताया नहीं, सावधान नहीं किया। अगर आप 10वें माले से छलांग लगाएंगे तो बचेंगे नहीं। मास्क ना लगाने का मतलब यही है, यमराज के दर्शन, ईश्वर के द्वार पे दस्तक। मैं बढ़ता हूं आगे और मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहे हैं इस चर्चा में आपको मैं मुलाकात करवाता हूं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं प्रताप सिंह खाचरीवास साहब, परिवहन मंत्री हैं राजस्थान के। मेरे साथ जुड़े हैं टीएस सिंहदेव साहब, जो कि स्वास्थ्य मंत्री है छत्तीसगढ़ के, लगातार कोरोना पे काम कर रहे हैं। मेरे साथ जयप्रताप सिंह है, स्वास्थ्य मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विश्वास सारंग होंगे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश के। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले जयप्रताप सिंह आपसे शुरुआत करता हूं। आपका राज्य बहुत बड़ा है, स्थिति हमारे सामने है, आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। गांव को लेकर बड़ी समस्या बार बार खड़ी हो रही है, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। समाजवादी पार्टी कुछ बोलती है, कांग्रेस कुछ बोलती है। क्या कहना चाहते हैं? मैं पहली बात तो आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि आप महामारी के ऊपर इतना बड़ा विषय पर आप कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बहस करवा रहे हैं, विपक्षी पार्टी की बात करते हैं, तो क्या महामारी में कोई राजनीतिक दल भी होता है क्या? नहीं, बिल्कुल राजनीतिक दल नहीं होता, लेकिन राजनीतिक दलों की सरकारें तो होती हैं जयप्रकाश जी। तो महामारी को आप इसको इस तरह क्यों खड़ा करते हैं, एक बहस का मुद्दा क्यों बनाते हैं? ये तो सबके लिए बराबर है। पूरे विश्व में, पूरे जो आपके सबसे विकसित देश हैं, जो आपका अमेरिका, बहस का मुद्दा नहीं बना रहे हम आपसे समाधान वाला संवाद कर रहे हैं। लेकिन सरकार की अगर खामियां हैं तो उनको गिनाना भी हमारा फर्ज है जयप्रताप जी। उत्तर प्रदेश में अगर हालत खराब है तो बताएंगे हम। नहीं, मैं आपसे मध्य प्रदेश में अगर हालत खराब है तो बताएंगे हम। ये बताइए, छत्तीसगढ़ में अगर दिक्कत है तो बताएंगे हम। कौन सा देश महामारी में जिसके संसाधन कम नहीं हुए, ये मुझे बता दीजिए। किस देश के संसाधन कम नहीं हुए महामारी में? जो अनजान महामारी होता है, जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, जिसके बारे में कोई उपचार नहीं है, 1.5 साल के बाद एक वैक्सीन निकला है, उसके सहारे पूरा विश्व के जगत, पूरे हर आदमी उससे प्रभावित है। तो आप कैसे किसी को बोलेंगे कि उसका संसाधन तो कम पड़ रहा है? वैक्सीन कितनी मिल रही है अभी मंत्री जी? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, वैक्सीन कितनी मिल रही है? ये तो इसका जवाब आप ही जानते हैं। आप बताइए ना। जब आपके पास दो उत्पादक है। देखिए सर, मैं तो जयप्रताप सिंह आप स्वास्थ्य मंत्री हैं। मैं अगर आपको सवालों के जवाब दूंगा तो अच्छा तो नहीं लगेगा। सवाल मैं पूछूंगा, जवाब आपको देने। नहीं, एक बार आपको भी जवाब देना चाहिए ना। आप इतने बड़े चैनल के आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, तो आपको भी समझना चाहिए कि दो उत्पादक के बीच में एक उत्पादक आपका 6 करोड़ वैक्सीन प्रति महीना बनाता है और एक उत्पादक आपका 1 करोड़ बनाता है जी। इस बीच में जब से 16 फरवरी से आपका वैक्सीन प्रारंभ हुआ है पूरे देश भर में, तो 20 करोड़ से अधिक लोग को वैक्सीनेशन हो चुका है पूरे देश में। अब ये आंकड़े आपके पास भी है, ये आंकड़े मेरे पास भी है। अब बाकी अब आप पूछिए। नहीं, मैं तो इसलिए, आप बोले कि सियासत नहीं होती, तो टूल किट तो बीजेपी लेके आई। टूल किट तो बीजेपी लेके आई। बीजेपी ने बोला कि टूल किट के जरिए बदनाम करने की कोशिश हो रही है सरकार को, प्रधानमंत्री को, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश है। टूल किट तो आप ही लेके आए ना, आप ही की पार्टी लेके आई। नहीं, या आप बीजेपी से अलग है? नहीं, हम इस विषय, नहीं, ये विषय है ही नहीं। आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं? ये तो आप कोविड-19 पर आप बहस करना चाह रहे हैं ना। हाँ, तो वो टूल किट भी तो कोविड-19 को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाया। यानी आप खुद ही मान रहे हैं कि उस टूल किट पर आप कुछ नहीं कह सकते जो बीजेपी ने जारी करी। नहीं, मुझे टूल किट के बारे में कोई जानकारी नहीं। टूल किट क्या होता है ये भी मैं नहीं जानता हूं। ठीक है, तो मुझे क्या मालूम टूल किट क्या होता है? जी, मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब भी हैं, जो कि मंत्री छत्तीसगढ़ के हैं, स्वास्थ्य मंत्री। देव साहब, मैं आपके पास आता हूं, फिर मैं प्रताप जी आपके पास भी आऊंगा। देव साहब, महत्वपूर्ण क्या है इस समय, कोविड से लड़ाई या राजनीतिक चढ़ाई? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल वार भी इस दौर में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी
और उन्होंने लिख दिया कि इंडियन वेरिएंट जो है वो स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया है, जिस पर घोर आपत्ति जताई गई WHO द्वारा, देश की सरकार द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं? आशीष जी, आपको भी प्रणाम। साथ में जो पैनल में जय प्रताप जी बैठे हैं, प्रताप जी बैठे हैं, सबको प्रणाम जी। और मैं, ऐसा कम होता होगा लेकिन मैं आज जय प्रताप जी की बात से 100% सहमत हूं। और जो आपने प्रश्न किया शुरू में, मैं उसके संदर्भ में भी यही कहूंगा कि कोरोना के संदर्भ में दलगत राजनीति को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये बिल्कुल, ये सब बातें हम लोगों को बंद करनी चाहिए और पूरा फोकस होना चाहिए कोविड मैनेजमेंट में, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और कैसे हमको आगे जाना है, कैसे हमको और संसाधन जुटाने हैं, कहां पर क्या कमी आ रही है, किस राज्य में सरप्लस ऑक्सीजन है, किस प्रकार राज्य में डेफिसिट ऑक्सीजन है, कहां पर रेमडेसिविर की कमी है, कहां पर ब्लैक फंगस की दवाई की कमी है, कहां पर ICU और बनाने की जरूरत होगी। ये फोकस हमारा टोटल उस तरफ होना चाहिए। और आपने भारत के वेरिएंट के बारे में बताया कि एक जानकारी है कि ये दूसरे देशों में भी पहुंचा है। तो ये तो मैं एक चैनल में डिबेट देख रहा था, WHO के जो विशेषज्ञ साइंटिस्ट हैं वो खुद भी बता रहे थे कि ब्रिटेन में ये जो B1617 है ये बड़ी मात्रा में, बड़ी प्रतिशतता में वहां भी पहुंचा हुआ है। तो ये नेचुरल म्यूटेशंस भी हैं जो स्वयं से म्यूटेट होकर अलग अलग देशों में उत्पन्न हो सकते हैं और एक देश से दूसरे देश में भी जा सकते हैं। आप सही कह रहे हैं देव साहब, आप सही कह रहे हैं कि इस वेरिएंट का नाम B161 है, लेकिन इंडियन वेरिएंट कहना तो जायज नहीं होगा, जैसा WHO की गाइडलाइंस है। पॉइंट नंबर 2, क्या आपको लगता है जो गांव में फैल रहा है ये ज्यादा बड़ी समस्या को खड़ा कर रहा है? निश्चित रूप से, इसमें कोई दो बात नहीं है। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा का हम लोगों ने जब अध्ययन किया या उसके बारे में जानकारी ली तो पहले दौर में ये अर्बन एरियाज में था और दूसरा और तीसरा दौर जब आया तो बड़ी मात्रा में ये ग्रामीण क्षेत्रों में गया और ग्रामीण क्षेत्रों में इसने तबाही की थी। तो आज भी हमारे सामने ये चुनौती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जब ये पहुंचेगा तो बेहतर प्रबंधन हमको करना, वहां इलाज के प्रबंधन के बजाय लोगों की व्यवस्था, उनको चिन्हांकित करना और उनके SpO2 लेवल्स जो ऑक्सीजन के उनका लेवल है उसको भाप के अस्पतालों तक पहुंचाना। हर गांव में अस्पताल नहीं बन सकते, पर मरीजों को हम जहां पर ट्रीटमेंट दे सकें वहां पर, होम आइसोलेशन में आप 95 के बाद 94% SpO2 लेवल है, जैसे ही 94 हुआ अस्पताल की तरफ ले जाना। तो वहां ये चुनौती है स्वास्थ्य विभाग के अमले और शासन के अमले की, कि लोगों को चिन्हांकित कर सकें और इलाज कराने के केंद्र तक पहुंचा सके। जी, मैं आपका रुख करता हूं जयप्रताप जी। जयप्रताप जी, 20 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश और प्रताप जी मैं आपके पास आऊंगा। 20 करोड़ से ज्यादा वाला आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, लेकिन वैक्सीन की डोज जिस रफ्तार से लग रही है, आपका आंकलन क्या है कि कब तक फुल वैक्सीनेशन हो पाएगा? जहां तक हम लोग का इंटरेक्शन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ समय समय पर हुआ है, ये समझ में आ रहा है कि जून महीना से हम लोग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मिलना शुरू होगा। जो 18 से 44 वाला, जिसको हमको हर राज्य को अपने संसाधन से खरीदना है, यदि जून में हमको मिलना शुरू हो जाएगा तो बहुत तेजी से हम वैक्सीन को वैक्सीनेट करा देंगे इस उम्र के लोग को। और मुझे लगता है कि 5-6 महीने के अंदर इनको हम वैक्सीनेट करा सकते हैं अगर पूरा हमको डोज मिलना शुरू हो जाएगा। पर वो 6 महीने के लिए आपको कितनी डोजेस की आवश्यकता है? क्योंकि अभी जो आपको डोजेस मिल रहे हैं वो तो बहुत कम है। नहीं, अभी तो बहुत कम है, ये तो बात सही है। अभी हमने जितने अपने संसाधन से खरीदा, हम तो मुश्किल से 75 जनपद में से 23 जनपद हम लोग खाली कर पा रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक 7,54,000 को वैक्सीनेट किया है। तो जी, लेकिन तो आपके प्रदेश के लोग ये जानना जरूर चाहेंगे कि आप अपने प्रदेश के लोगों को कब तक फुली वैक्सीनेट कर देंगे। तो सरकार का आकलन क्या है? आप उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रालय का आकलन क्या है इसको लेकर? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं कि जैसे हमको वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको 45 प्लस के लिए वैक्सीन दिया है, वो उसका वैक्सीनेशन हमने शुरू कर दिया, शुरू है ही हमारा पहले से ही, मगर उसका खाली उसका जो 3 महीना का वो डिफरेंस कर दिया है कि एक डोज के बाद अब 3 महीने के बाद होगा, तो वो भी थोड़ा स्लो हो गया है।
और बाकी फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन का 45 प्लस का हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। जितने लोग ज्यादा ले लेंगे उतना अच्छा रहेगा जी। और हमने ग्लोबल टेंडर भी फ्लोट किया था, तो इसी हिसाब से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली ग्लोबल टेंडर जब आपने रिलीज करा तो रेट्स भी आपको ज्यादा देने पड़ सकते हैं, उसके लिए अब आर्थिक हालत है उत्तर प्रदेश की? अगर उनका रेट बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो उस पर हम विचार करेंगे। ठीक है। अगर कम डिफरेंस है तो उस पर हम देखेंगे कितना हम ले सकते हैं। प्रताप जी, राजस्थान देश का 10वां राज्य है जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। क्या आपको लगता है कि ओवरऑल चाहे वो स्टेट्स हो चाहे वो सेंटर हो, कमी सबके तरफ से रही है? इस बारी तैयारी उतनी तेज नहीं थी। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, जैसे ही सेकंड लहर आई उसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ा, राजस्थान को भी नुकसान हुआ और सबसे बड़ा दुख इस बात का हुआ। मैं हमेशा ये कहता हूं कि पॉलिटिकल लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा होता है, जिसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, यदि देश में दर्द होगा, परेशानी होगी, तो हम उससे कहें कि तू रो मत, आवाज मत उठा, बोल मत। कोई सवाल खड़े कर रहा है तो जवाब दीजिए, बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत आ रही है। हमें खुलकर बताना पड़ेगा कि वैक्सीनेशन में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऑक्सीजन में ये प्रॉब्लम आ रही है, हम इसको इस ढंग से करेंगे। जवाब देना, यदि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस की सरकार को जवाब देना पड़ता, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी होते तो उनको जवाब देना पड़ता, राहुल गांधी होते तो उनको जवाब देना पड़ता। आज आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है तो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? आपको पता है, जब राजस्थान में ये मरीजों की संख्या बढ़ी तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने और पूरे राजस्थान की बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, पहले तो गलत बोलते रहे, फिर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर से कहा कि आप हिंदुस्तान के बाकी राज्यों को 100 लोगों के लिए जितनी ऑक्सीजन दे रही है केंद्र सरकार, गवर्नर साहब आप दिल्ली में जाके प्रधानमंत्री से बात करो कि जितनी ऑक्सीजन गुजरात को, यूपी को, एमपी को, हरियाणा को दे रहे उतनी राजस्थान को भी दो। ऐसा कभी हुआ है? ये कांग्रेस बीजेपी की तो लड़ाई है नहीं। जब राजस्थान की जनता का प्रेशर हुआ, हाथ जोड़ने पड़े, आखिर वो पूरी ऑक्सीजन नहीं मिली। अब कोई भगवान की दया देखिए, केस कम होने लगे हैं, तो अब धीरे धीरे ऑक्सीजन की उपलब्धता सब जगह बढ़ी है। इसमें तय बात है, वैक्सीनेशन के प्रोग्राम में भारत सरकार ने अपने हाथ में लेकर 2 कंपनियों को जिम्मेदारी दी। आप पहले दिन ही आप साफ कह देते कि भाई हम 18 से 44 वर्ष के लोगों को फ्री में वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो राज्य सरकारें अपने बजट में प्रावधान करती। आज तक ये होता है, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक के हर टीका फ्री में लगता है देश की जनता को। तो आपको वैक्सीनेशन फ्री में लगाना चाहिए। बीजेपी कह रही है कि इस महामारी में भी आप सियासी अफसर ढूंढ रहे हैं, बीजेपी का यह आरोप है। आप मुझे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं टूल किट आप लोगों ने निकाली है, उस टूल किट के जरिए आप नरेंद्र मोदी की छवि खराब करना चाहते हैं, उनका तो यह भी आरोप है बीजेपी का। आप छवि खराब करने का प्रश्न ही नहीं है। जो सबसे बड़ा होगा उनके सामने सबसे बड़े सवाल खड़े होंगे। आज यदि राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, अशोक गहलोत सवाल खड़े कर रहे हैं, मान लीजिए वो सपा सवाल खड़े कर रही, तो जवाब दीजिए ना आप। आपकी ड्यूटी, हमसे कोई सवाल करेगा तो हमें राजस्थान में जवाब देना पड़ता है, आपको देश को जवाब देना पड़ेगा। 6 करोड़ 93 लाख वैक्सीन आपने बाहर भेज दी, ये तो पूरी दुनिया ने देखा, आप भी मानते हैं, ये तो बाहर भेजी थी ना। यदि आप बाहर नहीं भेजते, कुछ कंपल्शंस थी, कुछ रिलेशनशिप कंपल्शन थी, कुछ लाइसेंस कंपल्शन थी, कुछ पेटेंट कंपल्शन थी, जिसके तहत वो भेजा गया। मैं एग्री कर गया आपसे, तो अपनी वैसी तैयारी होनी चाहिए थी। ठीक है, और कंपनियों को भी हम अलाउड करते और उनको लेकर आते, और आज खुला मार्केट होता, फ्री में वैक्सीन वाला फ्री में लगवाता, पैसे देकर लगवाने वाला पैसे में लगवाता, मिलती तो सही वैक्सीन। क्योंकि बीजेपी का शासन है। जवाब क्या देना चाहते हैं आप प्रताप सिंह जी को? जयप्रताप सिंह जी, प्रताप सिंह बोल रहे हैं कि देखिए, सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, यानी आपके दल की सरकार है, तो जवाब सारे आपको देने पड़ेंगे। कमी क्यों रह गई और तैयारी क्यों नहीं थी, ऑक्सीजन क्यों नहीं पहुंच पाई? अब ये सवाल में तो उसका उत्तर भी उतने में ही आ जाएगा। ये तो पार्टी लाइन के ऊपर अगर हम लोग चलें तो वैक्सीन क्या बोलते, कोविड-19 का जो वेरिएंट था 2020 के बाद 2021 में जो आया, वो एक अलग प्रकार से आया, उसका म्यूटेंट हो गया था, और म्यूटेट होने के कारण ऑक्सीजन की किल्लत हो गई, क्योंकि हर शरीर के अंदर
ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, जो पिछले बार 2020 में हम लोगों ने देखा नहीं था। और उसके तरीका ये भी था कि रेमडेसिविर मेडिसिन का भी आवश्यकता इसी तरह पड़ गया। जब आपके देश में एक सीमित माध्यम से ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है और एकाएक आपका पूरे देश में हाहाकार मच गया कि हमको ऑक्सीजन की सिलेंडर चाहिए, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करते हुए हर एक राज्य को उतना ऑक्सीजन आवंटन किया जितनी उसकी आवश्यकता थी। हम नहीं जानते कि किसने किसका आवंटन किया, मगर उत्तर प्रदेश को 751 टन हमको मैट्रिक टन दिया गया। उस 751 मैट्रिक टन को हमने बोकारो से या दूर दूर इलाका से जहां भी हमारा अलॉटमेंट हुआ था वहां से हमने उतार के हम अपने यहाँ ले आए। तो प्रताप और लगातार हम ऑक्सीजन एक्सप्रेस जहां भी तो कह रहे हैं कि राजस्थान को जो अलॉटमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पाया था, जिस वजह से समस्या बढ़ गई है। अब केसेस कम हो रहे हैं तो दिक्कत कम हो रही है। अब ये मैं नहीं बता पाऊंगा कि राजस्थान को कितना अलॉट हुआ। ये मैं जानता हूं कि जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है आबादी के हिसाब से, हमको 751 टन मैट्रिक टन अलॉट हुआ, और महाराष्ट्र जो हमसे आबादी में थोड़ी कम है उनको 1600 मैट्रिक टन अलॉट किया, मगर हमने उस पर कोई आपत्ति नहीं किया। जितना हमारा हिस्सा था उतना हमने लिया और लगातार हम अपने स्रोतों से भी लाते रहे और अपने किसी तरह हमने पूरा किया। छात्रों में अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली को भी 700 मैट्रिक टन एक टाइम पर मिला जब कोर्ट में केस गया। प्रताप सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी जी हाँ, मिल रही है। मैं राजस्थान के मंत्री साहब से सवाल पूछ रहा हूं। ये प्रताप सिंह जी, दिल्ली को भी 700 मैट्रिक टन मिला, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऑक्सीजन को लेकर जो पॉलिटिक्स हुई, चाहे वो दिल्ली सरकार की तरफ से हुई चाहे वो राजस्थान सरकार की तरफ से हुई, क्या वो जायज थी? क्योंकि अभी यूपी के मंत्री बता रहे हैं कि उनको 700 मैट्रिक टन मिला, महाराष्ट्र को 1600 मैट्रिक टन मिल रहा था, उनका आंकड़ा है ये। देखिए अमीश जी, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, ना बीजेपी पे आरोप लगाना चाहता हूं, ना कांग्रेस का फेवर करना चाहता हूं। इस वक्त मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि ये बात मैंने अकेले ने नहीं कही, राजस्थान की बीजेपी ने भी इस बात को माना। जब जनता का प्रेशर हुआ, लोग तड़प तड़प कर मरने लगे, तो 100 आदमियों के लिए जितनी ऑक्सीजन आप हरियाणा को दे रहे थे, यूपी को दे रहे थे, गुजरात को दे रहे थे, उतनी ऑक्सीजन हमको मिलनी चाहिए थी। ये बात केंद्र सरकार ने भी मानी, लेकिन वो हां करते रहे, लेकिन दी नहीं। जब आपने मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लिया तो आपको ही देनी होगी ना। वैक्सीनेशन बोले हम 2 कंपनियों को देंगे, वैक्सीनेशन हम उपलब्ध करा देंगे। पर अभी आपने वैक्सीनेशन के लिए टेंडर खोला, अब कीमतें दोगुनी लगाई हैं, तो अब आप वैक्सीन मंगवाएंगे नहीं मंगवाएंगे? क्योंकि कीमतें दोगुनी लगाई हैं उन इंटरनेशनल प्लेयर्स। बात बताइए जी, केंद्र सरकार को पैसे जमा करा दिए, केंद्र सरकार वैक्सीन दे नहीं पा रही, और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि पूरी दुनिया की जितनी कंपनियां थी, अभी केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार हमारी भी है, देश की जनता की सरकार है, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, हमारे दुश्मन नहीं है नरेंद्र मोदी जी। जो अपना होता है उससे सवाल करेंगे, मुख्यमंत्री से भी करेंगे, प्रधानमंत्री से भी करेंगे। वैक्सीन लाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली, बड़ी बड़ी बातें की, तो आप पूरी दुनिया की कंपनियों को यहां लाते भारत में और वैक्सीन उपलब्ध करवाते। अब जब अचानक पूरी महामारी होगी तो आप ये क्यों कर रहे हैं? हम बीजेपी वाले, तुम कांग्रेस वाले। ये बीजेपी कांग्रेस में बंटकर नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री निभाएंगे, मुख्यमंत्री की मुख्यमंत्री निभाएंगे। जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगी, लेकिन केंद्र की सरकार इस वक्त वो खजाना देश की जनता का है, खोलिए इसको, जहां से उठानी है उठाइए, वैक्सीन करवाइए, वैक्सीनेशन प्रोग्राम। पर उठाने की तो बात है, वैक्सीन अगर उपलब्ध होगी तो सरकार उठा लेगी, लेकिन वैक्सीन होनी भी तो चाहिए, अवेलेबल बननी भी तो चाहिए। अब कोवैक्सीन की तो ओके, कहां उठा लेगी? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने पत्र लिखा, उन्होंने कहा साहब सब कंपनियों को अलाउड कर दो, 2 कंपनियों का क्या करोगे? अब कह रहे हैं आप ग्लोबल टेंडर कर लो। जब केंद्र सरकार ने पीछे हटने लगी, अब ग्लोबल टेंडर स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही है, तो भारत सरकार ही कर लेना। भारत सरकार बाद सब कुछ तैयारी है, हम तो कर ही रहे हैं, आप भी अपने लेवल पे जितनी मंगा सकते हो मंगाओ। इस बात को तो मानना पड़ेगा, वैक्सीन की कमी आ रही है, ये तो मानोगे आप, या ये भी नहीं मानेंगे वैक्सीन की कमी आ रही है नहीं आ रही है? खुद ही जयप्रताप जी ने माना कि कमी है वैक्सीन की। मैं उनका रुख करूंगा, लेकिन टीएस सिंह साहब, स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक छत्तीसगढ़ में आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो कम हो रहे हैं, जबकि रैपिड एंटीजन टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं?
इसमें कोई दो बात नहीं है, ये आंकड़े सबके सामने हैं। साथ में अब आपने जाना होगा कि केंद्र सरकार ने भी ये डायरेक्टिव भेज दिया है कि आरटीपीसीआर टेस्ट आप बढ़ाइए। हम इसमें कहीं ये नहीं कह रहे हैं कि आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ आरएटी रैपिड एंटीजन टेस्ट आप नहीं कराइए। तो जो पहले 70-30 की बात थी, एक गाइडलाइन दिया गया था, कोई कानून नहीं था कि 70 आरटीपीसीआर ही करना है, एक गाइडलाइन दिया गया था। उस गाइडलाइन को स्वयं केंद्र सरकार ने भी रिलैक्स कर दिया है। तो आरटीपीसीआर की टेस्टिंग छत्तीसगढ़ में कम हो रही है और रैपिड एंटीजन और ट्रूनेट के माध्यम से और ज्यादा इसमें रैपिड एंटीजन की टेस्टिंग हो रही। देखिए, ये एक बहुत बड़ी लाइन होती है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी आप दोनों मंत्रियों ने भी बोला, जयप्रताप सिंह ने भी और टीएस सिंहदेव साहब आपने बोला कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स तो हो रही है। हमने देखा कांग्रेस ने जिस तरह के आरोप लगाए, हमने देखा राहुल गांधी जी के जिस तरह के ट्वीट्स थे, हमने देखा बीजेपी ने जो फिर आरोप लगाए पलटवार करते हुए, या फिर संबित पात्रा ने जो ट्वीट करा, या फिर स्मृति ईरानी ने जो ट्वीट करा, हमने सब चीजों को वो देखा। क्या आपको लग रहा है पॉलिटिक्स नहीं हो रही है? क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव भी अपनी राजनीति कर रहे हैं, केंद्र में राहुल गांधी भी अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और बाकी प्रदेशों में बीजेपी भी अपनी राजनीति कर रही है। इस पर आप क्या बोलेंगे देव साहब? क्योंकि रमन सिंह पर आपने भी एफआईआर दर्ज कराई है, रमन सिंह पर, डॉक्टर संबित पात्रा पर, टूल किट मामले में। प्रदेश हो चाहे केंद्र हो, इसमें ये बात होती है, अवश्य होती है कि हम लाइन से कई बार हट जाते हैं और ध्यान भी हमारा बढ़ता है। इसीलिए हम भी सब इसी राय के आज पैनल में दिख रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में कम से कम हमको ध्यान नहीं भटकने देना चाहिए। और क्रिया प्रतिक्रिया है, कहीं किसी ने कुछ किया, कहा, उसके जवाब में कहीं से कुछ आ गया, इसको भी आखिर कहीं ना कहीं तो रोकना चाहिए अगर सहमति है तो। जी, कि कोरोना के संबंध में राजनीति नहीं हो, अगर सहमति है तो किसी को तो रोकना चाहिए। मैं रोकूं, आप रोको, कोई रोके, कहीं ना शुरुआत करनी चाहिए और ये होना चाहिए। कोरोना के संबंध में राजनीतिक बयानबाजी चाहे इधर से हो, चाहे उधर से हो, चाहे कहीं से भी हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कोरोना के संदर्भ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक बयान भी हमने देखा है जिसको मध्य प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट किया है। कमलनाथ साहब जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि समस्या हमारे किसानों के बीच में आ रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि सब लोगों को आग लगानी है। मैंने कहा था ये आग लगाने का मौका है, किसानों को न्याय मिले तो पहला काम है, दूसरा काम है आग लगाओ। अब ये इस तरह की बात सामने आई है, क्या आपको लगता है प्रताप सिंह खाचरियावास ये जायज बात है व्हाट कमलनाथ डिड? और जिस तरह का वीडी शर्मा का आरोप है, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, उन्होंने वीडियो ट्वीट किया है। देखिए, मेरा ये मानना है कि मैंने कमलनाथ जी का बयान सुना नहीं और वीडी शर्मा जी का मैंने ट्वीट नहीं देखा। लेकिन एक बात आप मानकर चलिए, गंगा के किनारे लाशों के ढेर का जो फोटो आया और लोग पैसे के अभाव में जिस तरह से वहां दफनाने के लिए मजबूर हुए, मैं इतना कह सकता हूं कि गंगा को बहुत पवित्र मानता है पूरा देश। लोग हिल गए, राजस्थान में भी डेथ हुई, यूपी में भी हुई, पूरे देश में लाशों के ढेर लग गए। अब हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त लोग जो नौजवान हैं वो फ्री वैक्सीन मत मांगो, वैक्सीन मत बोलो, ये मत कहो कि हमें वैक्सीन दो, तुम्हारे घर में कोई मर रहा है तो बोलो मत। ये राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, ये लोगों का दर्द है। लोगों को कोई मतलब नहीं है कांग्रेस की सरकार या बीजेपी की। सही बात कह रहे हैं। लोगों को अपने घर वालों को बचाना है। जिसका बच्चा बीमार है, जिसकी मां बीमार है, जिसकी बहन बेटी बीमार है, जिसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, हॉस्पिटल के बाहर तड़पता है। मैं हॉस्पिटल में मिलकर आया हूं, लोगों में दहशत है। मैंने खुद ने एक बच्चे के उसके मदर फादर को बुला के मिलाया, मैंने कहा मिलो, डरो मत, मैं भी आया हूं और मैं कोई क्वारंटाइन नहीं होता हूं, मैं मिलके आता हूं कोरोना में। यदि क्वारंटाइन रोज डॉक्टर होने लग जाए तो संभालेगा कौन? मैं भी मिलकर आता हूं। भाई आज मैं जाया है हॉस्पिटल, अब मैं किसी से नहीं मिलूंगा, आता हूं, नहाता हूं, धोता हूं। ऐसे कोई डर के तोड़ना होगा, मरना होगा तो मरेंगे और जिंदा रहना होगा तो रहेंगे। आप तो जिम्मेदार आदमी है, लेकिन कोरोना से थोड़ा तो डरना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की ये बीमारी है, ये फैल रही है। मेरे को बहुत डर लगता है, मुझे भी बहुत डर लगता है, मैं सावधानी भी रखता हूं, शील्ड भी लगा कर जाता हूं। करें क्या? लेकिन ये डर कर भाग जाए कि इस मरीज को संभालना नहीं, वो तड़फ रहा है। डॉक्टर्स वो मैं बात आपकी समझ रहा हूं। डॉक्टर्स ने कहा हमारे 4 डॉक्टर भर्ती हैं, आप मिलेंगे तो उनका मॉरल बूस्टअप होगा। मुझे मिलना पड़ा, मिलना ही पड़ेगा, आपको जाना ही पड़ेगा अंदर। आपका कोई कार्यकर्ता, सब लोगों से जाके मिलते हो, आप उनका उत्साह देखो, आंखों में चमक देखो आप उनके, और क्या हालात है, कितने। मेरे भी कोरोना हो चुका है, लेकिन डर कर नहीं।
और ये मत समझिए, अभी आजकल नया काम मैंने देखा, केंद्र सरकार का हर नेता गुस्सा करता है। अरे भाई साहब, आप तो गुस्सा मत करो, आप सबसे बड़े, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप गुस्सा कैसे कर सकते हैं? आप देश संभाल रहे हो, आपको सुननी पड़ेगी, गुस्सा भी सुनना पड़ेगा, रोने की आवाज भी सुननी पड़ेगी, लाशों के ढेर भी देखने पड़ेंगे, प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। कोई मुख्यमंत्री नाराज है तो उससे बात भी करनी चाहिए। आप सबसे बड़े परिवार के मुखिया हैं, आप ऐसे कैसे चलेगा? केंद्रीय मंत्री उसमें आकर टीवी पर बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। आप कहिए, पर वो तो आपकी तरफ से भी हो रहा है ना, वो तो राहुल जी भी कर रहे हैं, प्रताप जी, वो तो राहुल जी भी कर रहे हैं, आपके भी नेता कर रहे हैं, नेतागण कर रहे हैं। अभी कमलनाथ जी का मैंने बयान दिखाया, राहुल जी तो दोनों तरफ से हो रहा है। राहुल जी तो विपक्ष में है, वो कमियां निकालेंगे सरकार की, तो आप कमियों का जवाब दीजिए, अच्छे से अच्छा कीजिए, देश में वाहवाही हो जाएगी। जब अचानक बीजेपी डर क्यों गई? किनारे लाशों की बात करी, अचानक बीजेपी पहली बार, देखिए अमित जी, एक बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल प्रताप जी, संकट की घड़ी में नेता का और सरकार का पता चलता है, उनकी परीक्षा होती है, और एक संकट की घड़ी में ही फेल हो गए, ऐसे कभी होता है क्या? जवाब तो देना पड़ेगा, देश जवाब मांग रहा है। ठीक है, ये देश है हमारा में फिलहाल रुकते हैं हम एक अंतराल के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी है।